राज्यसभा का जो चुनाव हुआ है उस पर तरह तरह की हर राजनीतिक पर्सन अपनी टिप्पणियाँ, अपने विचार उस पर देने का काम कर रहे हैं। मेरे मन में भी थी, मैं भी इसके ऊपर अपने विचार रखकर इस प्रदेश के लोगों को कुछ बताने का, कुछ संदेश देने का काम करूं। मैं किस प्रकार से आज एक राजनीतिक माहौल इस राज्यसभा के चुनाव में लोगों के सामने इनकी सच्चाई आई है, इसको जानने और परखने की बहुत ज़रूरत है कि जिस प्रकार से ये राजनीतिक लोग, उनके नेता सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जिस प्रकार का जोड़ तोड़ और प्रदेश के लोगों की भावनाओं से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी, वोट चोरी की तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं पार्टी के नेता। मेरा भी एक सवाल है कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं से जो अपने आप को स्वयंभू मानते हैं हरियाणा में, और उस पार्टी को अपनी पनौती और अपनी एक ऐसी चीज मानते जो उसको अपनी मुट्ठी में मानते हैं। आज वो कहाँ गया उनका वर्चस्व? जिस प्रकार से नो वोट, किस प्रकार से नो वोटों का खिलवाड़ किया है। जो अपने आप को बंदे कहते थे भाई कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक तो मेरी मुट्ठी में। क्या आज एक सवाल है उन नेताओं की, उन बाप बेटे की मर्जी के बगैर वो नो वोट कैसे क्रॉस वोटिंग? ये तो दुर्भाग्य मानता हूं मैं, जो एक वोट जो है बीजेपी का कैंसिल हो गया। अगर वो वोट कैंसिल नहीं होता तो ये तो निश्चित रूप से राज्यसभा की जो सीट थी वो निर्दलीय के रूप में जो 30 अंदर विजयी होना उनका तय था। क्या ये गोटियां फिट थी और उसमें एक ऐसी गलती की वजह से ये लूज कर गए? नहीं तो उन्होंने तो अपनी गोटियां पूरी फिट कर रखी। 9 विधायकों का वोट क्रॉसिंग होना, वोट कैंसिल होना, ये कोई छोटा सवाल नहीं है। जो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के बगैर में हमारी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, 9 एमएलए की वोट कैसे कैंसिल हो गई? और ये तो तब है जब वो अपने विधायकों को हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पूरी सुरक्षा और प्रोटेक्शन के माध्यम से भी कोई उनसे बात ना कर सके, उनके मोबाइल फोन तक जमा करवा लिए थे। उसके बावजूद 9 वोटों का जो है कैंसिल होना, रिजेक्ट होना, वोट का जो है ना वो करना, ये कितना बड़ा एक सवाल खड़ा करता है। इसमें सोचने की बात है कि ये क्या इन लोगों की अपनी दुकान चलाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए क्या भाजपा के साथ इंटरनल बहुत बड़ी साठगांठ है, या पैसे में जिस हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इन पर विश्वास करके इनकी बड़ी चुपड़ी बातों में आकर वो नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों को ठगा इन्होंने, उस विश्वास के साथ विश्वासघात किया इन्होंने, और अपने आप को बचाने के लिए कि इनकी गर्दन सरकार, जो भाजपा की सरकार है, जो इनकी फाइलें बनी पड़ी हैं, वो इनकी गर्दन तक ना पहुंच जाए, हम बचे रहें। इस प्रदेश का इन लोगों का जो मर्जी बेड़ा कर रखो वो। इसी प्रकार से पूरे इस बजट सत्र हाउस में प्रदेश का एक भी मुद्दा जो जेन्युइन मुद्दा है, विपक्ष के लोग, कांग्रेस की पार्टी के नेता और उनके विधायक वो उठा नहीं पाए। इससे क्या संदेश जाता है? इससे संदेश जाता है क्या ये विपक्ष के लोग, क्या ये कांग्रेस के नेता और उनके विधायक सरकार के डर के और प्रेशर के दबाव में
क्या उनकी कठपुतली बनकर आज विपक्षी भूमिका में बैठे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज ये प्रदेश के लोग, हर जगह इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस ने राज्यसभा में क्या किया। ये तो तुक्का लग गया। मैं तो करमवीर बोस जी को मानता हूँ कि वो लक था उनका, नहीं तो इन्होंने एक दलित के बेटे को हरवाने की प्लानिंग में कोई कसर नहीं डाली थी। क्या इस बात को ये लोग जानते हैं, जानेंगे नहीं? क्या वो समय इनको इसका जवाब लेने पर लोगों को मजबूर नहीं करेगा? आज ये सच्चाई हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अपनी पकड़ बताने वाले बाबू बेटा ये नेता थे, इनकी पकड़ पूर्ण रूप से उस पार्टी से खिसक चुकी है। अगर ये ओपन में ये सारे विधायक यहाँ होते तो मैं कहता हूँ ये 50% वोट जो है ना क्रॉस वोट हो जाती। आज जिस प्रकार के पैसे का बल बोला, मैं आपसे एक बात आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ। जब कोई आदमी चुनाव लड़ता है वो हर प्रयास करता है, सभी से वोट मांगता है। गलती बीजेपी क्यों? जब इनके लोग बिकाऊ बैठे तो बोली लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? वो उसमें उसका क्या कसूर है? सतीश नांदल ने अगर उनके पास जाके वोट मांगी और उनको वोट देने के लिए कोई लोभ लालच भी दिया है तो इधर शाम दान दंड भेद सब कुछ चलता है। गलती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो बिकने वाले की है। अगर उसकी 10% गलती तो 90% तो जो बिकाऊ जो तैयार बैठा था कि मेरी बोली लगाओ, मुझे पैसा चाहिए, धन चाहिए, क्योंकि इनमें 90% लोग इसी प्रकार के जो लोगों को टिकट दी है, जिनका ना विजन है ना सोच, वो नेताओं की कठपुतली के अलावा उठा के उनके लिए पैसा और पावर के लिए ही वो राजनीति में आए हुए हैं। उनको इस प्रदेश के अपने क्षेत्र के लोगों के मुद्दे और उसकी आवाज़ से, उनके हकों की लड़ाई से कोई मतलब लेना देना नहीं। ये इस बात को उजागर करती है। किस प्रकार की हरकतें, मैं तो देख के हैरान हो गया। हमारे यहाँ महम के विधायक, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, सातला के हाथ मार कर, जैसे कोई दंगल में वो कुश्ती लड़ने के लिए निकल रहे हैं। इस प्रकार की हरकतें उनके छिछोरेपन को दिखाने का काम करती है। उनकी जिस प्रकार की बातें, और अब की बार तो मुझे तो डाउट है, मुझे तो इस पे भी शंका है कि ये बदनाम किसी और को कर रहे हैं। असली खेल तो जो है ना, हुड्डा साहब की जो दीपेंद्र की जो टीम थी, अब की बार एक नया नंबर निकल के आया है। पहले आपने 2 नंबरी सुने होंगे, 10 नंबरी सुने होंगे, अब की बार तो एक 3 नंबरी की टीम सामने आई है। मुझे तो इस बात पे भी डाउट है कि ये सारा खेल उस 3 नंबरी टीम का किया हुआ लगता है। और इस बात के लिए इस प्रदेश के लोगों को और ये रोहतक सोनीपत झज्जर को जो अपनी पनौती, अपनी विरासत समझते हैं, उस रोहतक सोनीपत झज्जर के लोगों को इस पे बहुत चिंतन और मंथन करना पड़ेगा कि इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। 3 नंबरी क्या है? तो आप रिकॉर्ड देखो, 3 नंबर के तो ऊपर से नीचे से जूते भी 3 नंबर, और कच्छा भी 3 नंबर, और बनियान भी 3 नंबर, और टी शर्ट भी 3 नंबर पहनकर फोटो खिंचवा रहे थे वो लोग। एक ही नंबर। तो वो आप वो तो पता करो वो कौन लोग थे कि इन्होंने वो फोटो डाले हुए थे। कि वहाँ पे जो है दीपेंद्र उनके साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था, वहाँ कढ़ाई में पलटा चला रहा था, जो वहाँ जिस प्रकार का रंग रंगियाँ बनाई जा रही थी, वो 3 नंबर टीम के साथ ही तो सारा खेल किया जा रहा था। तो ये आज का बहुत गंभीर विषय है और लोग इस बात पे पूरा मंथन और चिंतन कर रहे हैं। और इस बात का करारा जवाब आने वाले समय में जो अपनी पनौती और विरासत और अपनी विरासत समझते थे रोहतक सोनीपत झज्जर को, उनको देने का काम यहाँ के लोग करेंगे। इन्होंने जिस प्रकार से बहकाकर नौकरियाँ देने के नाम पर हर घर में नौकरी बांट दी, हर घर में पर्चियाँ दे दी, और जिस प्रकार लोगों को बड़े सपने दिखाकर, आज कहाँ है वो जो हमारे मेरे महम की बात करूँ, वो सारे सरपंच, एक भी गांव का 90% सरपंच, ऐसे 10% बचे होंगे, 90% मेरे महम के सरपंच जिन्होंने इतना जोर लगा रखा था कि उन्होंने अपने चुनाव में इतना जोर नहीं लगाया होगा, इतना इस कांग्रेस के बलराम डांगी को जिताने में कितने कितने पैसे खर्च किए हैं, उनको सबको जो है ना बलराम डांगी ने और दीपेंद्र सिंह ने जो है ना 10-10 करोड़ के बजट जिस दिन सरकार बनेगी उसी दिन उनके खाते में डालने के, वो उनको जो है ना अपनी भूख रो, आज वही सरपंच, उन 90 में से 90% सरपंच जो है ना पूछ चलाते 10 दिन पहले 15 दिन पहले बीजेपी के दरबार में जो है ना वो नाक रगड़ रहे थे, क्योंकि उनको गांव के विकास से मतलब नहीं। वो तो सिर्फ वो लोग हैं जो गांव के विकास के पैसे को लूटने के लिए बने थे। और गए थे 90% कांग्रेस के और दीपेंद्र के और बलराम डांगी के जो भगत अपने आप को कहते थे, हम तो खुद ही बलराम डांगी दीपेंद्र हुड्डा है।
जो गांव में लोग एक एक घर में जाके जिन्होंने ये कहा मैं बैठा हूं, मैं गारंटर हूं, तेरे बच्चे को नौकरी दिलवाऊंगा, मेरा काम है, मैं गारंटी लेता हूं। आज वो बीजेपी के दरवाजे बजाकर ना करके रहे हो सर, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है इन बाबू बेटे की पूरी मंडली, उनका एक ही उद्देश्य है, इस प्रदेश को और गांव के विकास के पैसे को किस प्रकार से लूट कर अपने घर बढ़ने का काम करें। मैम में विकास दिखाई दिया तो आपको ज्यादा मालूम होगा, मुझे तो मैम की जनता ने रिटायर कर दिया, 5 साल आराम करो। हम अब की बार हमारा नया विधायक लाडला जो है बलराम डांगी जी हैं, हम बलराम डांगी जी से विकास कराएंगे। तो कंपैरिजन तो आपको करना है कि बलराज और बलराम में क्या फर्क है। जहाँ जब 2024 अक्टूबर से पहले मैम की आवाज़ जब चंडीगढ़ में गूंजती थी तो पूरा प्रदेश उसको सुनता था। आज आपके सामने कंपैरिजन करके देखो, मैंने 2-4 साथियों ने वीडियो डाली हुई थी सोशल मीडिया पे। आज के इस विधायक डांगी साहब के सपुत्र की वीडियो भी थी, और जो मैम का सेवक बलराज कुंडू आपके सामने बैठा है उसकी भी वीडियो हाउस की जो है ना कंपैरिजन के डाले। आप खुद कंपैरिजन कीजिए। आप बुद्धिजीवी हो, आप पढ़े लिखे हो, आप समाज को, देश को, प्रदेश को मार्गदर्शन करने वाले लोग हो, इसका आकलन तो आप भी कीजिए। यदि सरकार की बात करें तो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी मानते हैं कि मैम के विकास में उनका क्या योगदान रहा है ये तो आप अच्छी तरह बताओ। जांगड़ा साहब से पूछो कि उन्होंने क्या विकास करवाया है यहाँ पे, वो इसकी व्याख्या तो वो करके बताएंगे। जांगड़ा साहब व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मैं, वो बड़े हैं, आदरणीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मेरे उनके आज से नहीं पुराने रिलेशन हैं, राजनीतिक विचारधारा अलग होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं उनका सम्मान करता हूँ, बड़े हैं, आदरणीय हैं। तो रैली अभी होनी थी या सरकार की तरफ से जो ऐसा कोई मुझे कहीं ज्ञात नहीं हुआ कि वहाँ से कोई ऐसा प्रोग्राम, वो यही चर्चा थी, मुझे उस बारे में कोई ज्ञान नहीं। मेरा रुख तय करेगी मेरे साथ जुड़े हुए मेरी टीम, मेरा परिवार, उनके साथ चर्चा विमर्श करके ही वो जिस प्रकार का निर्णय लेंगे और मुझे आदेश देंगे, मैं उसी के अनुरूप जो है ना अपनी राजनीति आगे करूँगा। तब तक के लिए मैं रूटीन में सक्रिय हूँ, अपने लोगों से मिलना जुलना, जो मेरे से संभव हो सकता है मैं वो करने का प्रयास अपने उस परिवार के साथ, अपने इस महल के लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, और अपना साथ, सहयोग, प्रेम सदैव उनके लिए 24 घंटे। क्या मान कर चले